नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज मेरे साथ हैं नई पीढ़ी के कवि जो पुरानी पीढ़ी को भी झंझोड़ दे रहे हैं। अदनान कफील दरवेश, इनका एक नया संग्रह इस पुस्तक मेला में आया है, लानत भरा प्याला। लानत का प्याला, तो ये लानत का प्याला क्या है हम इनसे ही सुनेंगे। मेरे साथ हैं विहाग और आप हैं पराग। इस बार मैंने सही नाम लिया, हर बार मैं इनमें कंफ्यूज कर जाता हूं क्योंकि दोनों भाई जुड़वा भाई हैं और जुड़वा भाई केवल शक्ल सूरत से नहीं, विचार से, व्यवहार से भी दोनों एक से ही हैं। एक से एक कविताएं लिखते हैं और एक दूसरे को ही शायद चुनौती देते रहते हैं कविताओं में कि मैं अच्छी लिखूंगा या तू, और हमारे सवालों को उठाते हैं, समझाते हैं नए तेवर के साथ। मेरे साथ हैं सबसे पहले अदनान कफील दरवेश। मैं इनसे इनकी नई किताब जो आई है उससे कविता सुनूंगा जो इसका शीर्षक है लानत का प्याला। शुक्रिया मुकुल जी। मैं कविता ही पढ़ देता हूँ जी जी। शीर्षक कविता है लानत का प्याला। जब कभी ये नौबत आन पड़े कि एक फाशिस्ट के साथ चाय की मेज़ पर साथ बैठना पड़ जाए। जब कभी ये नौबत आन पड़े कि एक फाशिस्ट के साथ चाय की मेज़ पर साथ बैठना पड़ जाए और ऐन मुमकिन है कि उसी वक्त बुज़दिली या रवादारी या कि दुनियादारी या तहज़ीब उसूलों के आड़े आ जाएं, तो और कुछ भले न कर सकूं, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूं कि अपने ऊपर वह लानत का गरम प्याला उड़ेल लूं। हा, लानत का वह गरम प्याला उड़ेल लूं अपने ऊपर। यहीं से ये कविता बनती है जी। और एक एक कविता हम जल्दी से सबसे सुन लें, विहाग से सुन लें। बहुत ही नए स्वर, नए तेवर के कवि और बिल्कुल नई कविता है। जी। कहीं कुछ कोई और, कहीं कुछ कोई और, जी। कैसे बताएगी एक स्त्री उसके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस तरह। मिलाड, हमें कुछ और शब्द चाहिए, कोई और भाषा, एक और लिपि चाहिए जिसका व्याकरण मर्दों ने न गढ़ा हो, जहाँ सिसकियाँ भी अपील हो, चीखें हों मुकम्मल बयान। क्या बात है। अभिव्यक्तियों के अपहृत अर्थातों से नहीं समझी जा सकेगी मनुष्य यौन में यौन की होने की त्रासदियाँ। मिलाड, हमें कोई और अदालत चाहिए, कोई और शब्द, कोई और लिपि, कोई और भाषा। क्या बात है। तो आपका मोर्चे पर विदा गीत, जी। ये अभी काव्य संग्रह पिछले साल ही 2025 नहीं, ये 2023 में प्रकाशित हुआ, मोर्चे पर विदा गीत। अब हमारे साथ हैं पराग। मैं बहुत कैफियत बहुत सोच कर बोल रहा हूँ कि नाम ना भटक जाए। पराग, आपका आया था उस समय हंसी संदिग्ध थी, जब हर हंसी संदिग्ध थी, पर थी क्यों लगाया आपने, अभी तक है। हर हंसी संदिग्ध है। संदिग्ध है, लेकिन उसे अब नई किताब में दर्ज करना जी पड़ेगा। जी। उस तो किताब में जहाँ तक थी वहाँ तक दर्ज जी, तो आप हमें अपनी एक नई कविता सुनाए। हाँ, ये एक छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है आवर्त। वह भाषा जो तुमने शत्रुओं के लिए रची, तुम तक लौट कर आएगी एक दिन। क्या बात। वह भाषा जो तुमने शत्रुओं के लिए रची, तुम तक लौट कर आएगी एक दिन। सावधान रहो उस घृणा से जो तुम्हारे भीतर उफनती है किसी और के लिए। पत्थर पीटते पीटते आदमी कब पत्थर हो जाता है पता नहीं चलता। बहुत ही। तो आपने देखा क्या नया स्वर है, नए तरीके, नए जाविये से, चाहे वो अदनान कफील हों, चाहे पराग, विहाग हों, दोनों किस तरह से सब कह रहे हैं। तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आप बारी बारी से मुझे छोटे में बता सकते हैं। नई कविता जो तेवर के साथ आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो क्या नई कविता हमारे सवालों को उठा पा रही है, आप ये देख पा रहे हैं? हमें आपकी कविताओं में तो नज़र आता है, लेकिन आमतौर पर जो बहुत बड़ी तादाद में नई कविता लिखी जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले अदनान में। मुझे लगता है कि सबसे बारीक तरीके से अगर कोई विधा अपने समकालीन प्रश्नों को रख सकती है तो वो कविता ही है, कि वो जीवन की जटिलता को भी खोलती है और उसकी आसानियों को भी रखती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कहना चाहते हैं, शायद उसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि प्रतिरोध का जो स्वर है वो शायद उलझा हुआ है कई जगह।
स्पष्टता नहीं है, और वो दरअसल वैचारिक फिसलन की वजह से हो रहा है कि जिनको स्पष्ट तरीके से कविता में रखा जा सकता था जिस बात को, उसको रखने में लोग हिचक रहे हैं। शायद समय इतना इतना ख़राब हो चुका है, और फांसीवाद की आहटें तो अब नहीं, अब उसको कहा जाएगा कि सीधे खतरा जो है हमारे घरों के अंदर घुस चुका है। पहले तो आहटें थी 10 साल पहले तक, अब वो आहटें नहीं रह गई हैं, वो खतरा और बड़ा हो गया और वो और बड़ा होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि कविता, जो मैं सोचता हूँ कविता के बारे में लिखते हुए, कि कविता तो एक वैचारिक यात्रा ही है। अगर आपका विचार स्पष्ट नहीं है, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आप किससे लड़ रहे हैं, उसी में आपके अंदर दुविधा है, तो कविता मुझे लगता है कि बहुत उलझ जाएगी। कविता में तो फिसलन के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप कुछ कहते हुए और कुछ कलावादी ढंग से उसको ख़त्म कर दें, लेकिन रिस्क लेते हुए अपनी बात को कह पाना कविता में स्पष्ट तरीके से, इसके लिए अपनी जगह पे जमे रहना बहुत ज़रूरी है। और तमाम तरह की जो काव्येतर जो अभिलाषाएं हैं उसको ताक पे रख के अपना काम चुपके से करते रहना है बस। और जब भी वो संकलित हो जाए, कविताएं आ जाएं, तो उसे पाठकों के हवाले करके उसे भूल जाना चाहिए। क्या मैं बस यही सोचता हूँ। तो क्या जो कीमत चुका रही है कविता आपके जैसे तेवर की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वह तो एक प्रसंग है ही, और वो कई बार व्यक्तिगत भी है और कई बार सामूहिक भी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात अदनान बोले, लेकिन आपका जो पहला सवाल था उसकी गिर्द मंगलेश का एक पद था कि यथार्थ इन दिनों बहुत अधिक यथार्थ है। तो मुझे लगता है कि यथार्थ या सत्य का जो चेहरा है वह इतना बहुपर्तीय है, इतना मल्टी लेयर्ड है, लेयर अपॉन लेयर है, कि उसे सिर्फ मैं ही क्या, सिर्फ अदनान ही क्या, विहाग ही क्या, मुझे लगता है कि कोई भी कवि उसे पकड़ नहीं पा रहा है। और एक बहुत बड़ा समूह है कवियों का, जिसको अदनान कह रहे थे कि वैचारिक रूप से तो पता नहीं कहाँ है और उसकी क्या प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन हम लोग भी जो लिख रहे हैं वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। वीरेन की एक कविता की पंक्ति है, अनिद्रा की रेत पर तड़पड़ तड़पती रात, रह गई है अभी कहने से सबसे ज़रूरी बात। सबसे ज़रूरी बात। तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे ये महसूस होता है कि हमारे जैसे हम सामूहिक रूप से भी कविता लिख रहे हैं, हम जो साथ में खड़े हैं और भी जो साथी कवि हैं, सामूहिक रूप से भी एक कविता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यथार्थ और सत्य जितना बहुपर्ती है, वह जितना अधिक जटिल है, हमारी कविता उसे नहीं पकड़ पा रही है। तो जो बड़ी महत्वपूर्ण बात की, साथ में कविता लिख रहे हैं, सामूहिक कविता, इस समय की कविता आप लोग लिख रहे हैं, और ये सामूहिकता ही है कि जो एक तेवर एक विचार को लेकर जा रही है। पर आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी कीमत जो बहुत इस तरह की कविता कह रहे हैं उन्हें चुकानी पड़ रही है, या एक वर्ग ऐसा बन गया है जिसे हम कहें कि पॉपुलर उसमें है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, क्या वो उन सवालों को उठा पा रहा है जो आज के ज़रूरी सवाल हैं? जैसा कि अदनान भाई भी बोल रहे थे, पराग भाई भी बोल रहे थे, लेकिन पराग जो कह रहे थे कि हम बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे हैं, इसके बावजूद कुछ चीज़ें बहुत साफ हैं, और वो आप अदनान की कविताओं में देख सकते हैं, पराग की कविताओं में, और बहुत सारे, कि एक हिंस्र ताकत हमारे सामने है, और कुछ थोड़े से लोग हैं जो उसकी मुखालफत में, उसके विरोध में अपनी भाषा के भीतर से उठ खड़े हुए हैं। तो अदनान भाई जो कह रहे थे, प्रतिबद्धताओं के लिए, वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए जगहें ज़रूर कम हुई हैं। वह अब प्रतिरोध या गलत का विरोध कोई बड़ा मूल्य नहीं रह गया है, और ये सब हुआ है पूंजी की निर्मित से जो धर्मवाद हमारे सामने खड़ा हुआ, उसके प्रभाव में हुआ। उसमें पूंजी भी है, धर्म भी है, तो उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी युवा पीढ़ी की है जो अपने वैचारिक लोकेशन को नहीं पहचान रही है। उसको ज़रूरत भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा न करने से, अपनी वैचारिकी को हाइड किए रहने से या उसमें ढुलमुल पल रखने से पुरस्कार अच्छे मिलते हैं। मैं किसी संस्थागत पुरस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में कई प्रसंग होते हैं जिससे आप पुरस्कृत होते रहते हैं, तो आपको कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि आप अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो कठिनाइयाँ तो होंगी ही, वो विरोध आपको झेलने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। एक और मैं आपसे बस आखिरी सवाल पूछूं, अच्छा वो पराग चलेगी, कि पुरानी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के कवि इस नई पीढ़ी की आवाज़ों को, उसके शब्द को, उसकी विधा को किस तरह से ले रही है? क्या उसका बहुत स्वागत कर रही है? और या जिस तरह आप देख रहे हैं जो
आप तो जिस पीढ़ी से आ रहे हैं वहाँ एक अड्डे के उसमें खड़े हैं स्वर लेकर, आप देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी जो हमारे आदर्श रहे या जिन लोगों को हम फॉलो करके आगे बढ़े या कविता के क्षेत्र में, वो लोग भी विचलित हो रहे हैं, तो उन्हें देख के किस तरह से महसूस होता है? क्या ये बहुत बुरा दौर आ गया? देखिए, दौर तो बुरा आ ही गया है और ये तो हम सब जानते भी हैं और समझते भी हैं, उसके ख़तरों को भी महसूस करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो घालमेल का एक नया एक तर्ज एक शुरू हुआ है कि प्रतिरोध सिर्फ दिखे और वो सच में प्रतिरोध ना हो, और बहुत तरह की अंदर खाने, जो बहुत तरह की जो चालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के कविता तो आप जितना ईमानदार होंगे अपने जीवन में, मुझे लगता है कविता उसी ईमानदारी को ही पकड़ पाएगी। तो अगर वो जीवन में नहीं है, जीने में नहीं है, तो वो कविता में भी, भाषा में भी नहीं है, क्योंकि भाषा में हर कवि जो है निर्वस्त्र ही होता है। भाषा में हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, भाषा सब कुछ उखाड़ के रख देगी आपको। तो और जहाँ तक पीढ़ियों का मसला है, तो पीढ़ियों का तो कैनोनाइजेशन एक बहुत दूसरी तरह की प्रक्रिया, एक राजनीतिक प्रक्रिया में निर्मित होता है। तो पीढ़ियों का तो ये है कि बहुत सारी पीढ़ियाँ वाकई सक्रिय हैं, 5-6 पीढ़ियाँ तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, और भी पीढ़ियाँ होंगी, और भी बहुत सारे कवि होंगे जिन तक हम शायद नहीं पहुँच पा रहे हैं या जिनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं। लेकिन ये समय बहुत सारी कविताएँ, बहुत सारे कवियों को ला रहा है सामने, बहुत सारी कविताएँ हमारे सामने आ रही हैं और वो हमें चकित करती हैं कि यथार्थ का ऐसा छोर जो हमसे आज तक छुपा हुआ था, उसको उस कवि ने देखा है। तो वही है कि सामूहिकता तो है ही, कि सामूहिक तरीके से ही एक पीढ़ी जो है अपने समय को दर्ज कर पाती है। हम अकेले तो नहीं लिख सकते हैं सारी चीज़ें। एक सिरा आपने पकड़ा, एक सिरा मैंने पकड़ा, तभी चादर फैलेगी। 4 सिरे पे तो 4 लोग खड़े होंगे तभी चादर फैलेगी, वरना तो चादर ऐसे सिकुड़े रहेगी, तो हम उसे बिछा नहीं पाएँगे। तो कविता और साहित्य का भी मामला ऐसा ही है कि जब तक एक सामूहिकता नहीं आएगी, और सामूहिकता का एक तीखा एक बोध होना चाहिए कि हम सब लोग एक ही रास्ते पे एक ही पथ के पथिक हैं। इसकी जब तक ये भावना नहीं आएगी, और ये भावना बहुत ही गहरी होनी चाहिए और तमाम भावुकताओं से परे, तमाम तरह की प्रतिस्पर्धाओं से परे जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीढ़ी सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाएगी। और पुरानी पीढ़ियों का तो ये हमेशा से इतिहास रहा है कि पिछली पीढ़ी हमेशा से अपने आगे वाली पीढ़ी को जो है निरस्त करती है, उसको नहीं मानती है, उसको लगता है कि बस कविता वहीं तक ख़त्म हो गई, उसकी पीढ़ी ने ये कविता लिखी है, बाकी आगे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उनसे अब जब भी बात करेंगे तो हमेशा एक निराशा व्यक्त करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये फेज़ बहुत वाइब्रेंट है और इस समय बहुत सारे कवियों को पहचाना गया है पिछले 10-15 सालों में। आप भी मतलब कविता और साहित्य के ही इलाके से आते हैं, आपको भी पता होगा कि कितने नए-नए स्वर हमें देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, और लगातार लोग आ रहे हैं। तो कविता का तो मामला बहुत फैला है, लेकिन हाँ, ये है कि चूँकि यथार्थ इतना तेज़ी से बदल रहा है, उसको पकड़ने के लिए एक भाषा की खोज की भावना हमेशा बनी रहेगी, उसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। यथार्थ जितना उलझेगा, कविता उतनी तरह से उसको बदल करके उसको पकड़ने की कोशिश करना होगा। चलिए, फिर तो वो काम चल रहा है। आखिरी में आपसे इसी बात को कहते हुए कि एक कविता आप हमें और सुना दें। कविता है पेशेवर प्रगतिशील। जी। हालात यहाँ तक आ गए हैं, हालात यहाँ तक आ गए हैं कि सिंधु समय में जब भी किसी पेशेवर प्रगतिशील को उसकी पतित हरकतों पर ज़रा सा कोंच दो, वो चीख कर कहने लगता है कि हाँ, मैं भी हूँ फाशिस्ट, क्या कर लोगे? भाई जी, कर तो कुछ नहीं सकते, पर अपनी नज़रों से तुम्हें गिरा तो सकते ही हैं। तो दोस्तों, आपने सुना ये तीखा स्वर, ये नया स्वर, हमारी नई पीढ़ी, हमारे साथी कॉमरेड अदनान कफील, पराग, विहाग, इस तरह के तमाम स्वर। ये 3 नाम नहीं, ये बहुत नाम है, जैसे अदनान ने भी कहा। और वक्त जिसकी बात बार बार ये अपने उसमें कह रहे हैं, वक्तव्य में भी और कविता में भी जिस खतरे से आगे कर रहे हैं, वो एक शेर या 2 मुझे याद आता है अपना कि अब वक्त ना गंवाइए, दस्तक न दीजिए। अब वक्त ना गंवाइए, दस्तक न दीजिए, झिंझोड़ कर जगाइए, दस्तक न दीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया।